हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था नीट और जेई के लिए क्या, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पिछले क्लास में उसका इंट्रोडक्शन बता दिया था और उसका बेसिक्स कुछ बता दिया था और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जनरली वो बता दिया था। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म से कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाला जा सकता है और उसका कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना बताया था, तो इस क्लास में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर होगा आपका कुछ भी होगा, पकड़ लीजिए, आपका होगा 2.8 ग्राम N3 माइनस, 2.8 ग्राम N3 माइनस, और उसका आपको बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ आयन है, मतलब ये नंबर ऑफ आयन्स कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कीजिए और क्या कैलकुलेट कीजिए, चार्ज भी टोटल क्या होगा उसको कैलकुलेट कीजिए। ये आपको मांगा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा था, गिवन वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट मतलब एक मोल का वेट। तो गिवन वेट कितना है 2.8 और नाइट्रोजन का मोलर वेट कितना होता है 14। तो ये क्या हो गया 0.2, ये हो गया 0.2 मोल। तो अभी नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आयंस। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, नंबर ऑफ आयंस इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस तो लिख देंगे हम 0.2 Na। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, मतलब नाइट्रोजन अगर सिर्फ होगा तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस क्या, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना होता है 7। समझ में आया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया 7। समझ में आया, यहां तक समझ में आया, बहुत इजी है। उसके बाद देखिए चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो नाइट्रोजन में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो N3 माइनस में कितना होगा 7, 3 माइनस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, तो ये हो गया 2Na हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2Na हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद चार्ज बोला है, तो चार्ज मतलब क्या है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, चार्ज मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऐसे लिख सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन इनटू में क्या लिख सकता हूं उसको, इनटू नंबर ऑफ आयन्स, है ना। मतलब चार्ज कितना है एक आयन के ऊपर, चार्ज कितना है एक आयन के ऊपर और कितना आयन है वो हो जाएगा मेरा क्या, टोटल चार्ज। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम में। तो एक चार्ज का कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है क्या 10⁻⁹। तो इसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन आयन मतलब कितना है 3। ये मैंने चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड मांगा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है मैंने नहीं मांगा है, उसका मैग्नीट्यूड मांगा है कितना है, इनटू नंबर ऑफ आयंस कितना होगा 0.2 Na इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -19 कूलम। ठीक है,
तो अगर नंबर ऑफ चार्ज मांगा होता, अगर नंबर ऑफ चार्ज मांगा होता तो हम नंबर ऑफ आयंस इंटू क्या कर देते, चार्ज ऑन आयन कर देते। पर यहाँ पे चार्ज मांगा है, मतलब क्या है, चार्ज मतलब उसका चार्ज कितना होगा, कूलम में कितना होगा। तो टोटल पहले निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा इंटू क्या कर देंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है, पकड़ लीजिए इसमें कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है पर 7 प्रोटॉन है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे 10 में से 7 इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन ही बचा जिसके पास क्या है, चार्ज है, बाकी सब न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या क्या निकाल सकते हैं हम, देखिए इलेक्ट्रोलाइट होगा तो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम क्या करेंगे, है मेरा क्वेश्चन कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 है क्वेश्चन, मुझे निकालने के लिए बोला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ आयंस, ये 3 निकालने के लिए बोला है। तो आप फटाफट खुद थोड़ा ट्राई कीजिए, कैसे निकलेगा, ट्राई कीजिए जल्दी। बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट, गिवन वेट कितना है 10, मोलर वेट इसका था 100, तो ये होता है 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा 0.1 इंटू Na। उसके बाद देखिए जो CaCO3 है वो टूट के क्या देगा, Ca2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितना दे रहा है, 2 आयंस, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ आयंस को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस को लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट मतलब पर मॉलिक्यूल। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 0.1 इंटू Na और नंबर ऑफ आयंस है 2, तो ये हो गया 0.2 Na। तो नंबर ऑफ आयंस हमें मिल गया 0.2 Na। बहुत इजी है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी चलते हैं, यहां पे खत्म हुआ। अभी देखिए हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है जानना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म से भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेनली सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन हमारा होता है उसमें क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है, सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है। समझ में आया, क्या क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का काम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है मेरा उसका काम है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है
उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या क्या है देखिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में फर्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन वाला टर्म, परसेंटेज कंपोजिशन वाला टर्म। और परसेंटेज कंपोजिशन जो टर्म होता है वो मेनली 4 टाइप का होता है। पहला है मास बाय मास, और इसको बोलते हैं क्या? मास परसेंटेज बोलते हैं, और परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं। और होगा और एक मास बाय वॉल्यूम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम बाय एम परसेंट, इसको एम बाय भी परसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम परसेंट भी लिखते हैं, इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी लिखते हैं, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं वी बाय वी परसेंट। और होगा लास्ट वाला क्या है? वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, और इसको वी बाय एम परसेंटेज भी लिखते हैं, ठीक है। एक आया परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद दूसरे वाले में आएगा, लिख लीजिए सब, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आज हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, मोलारिटी। थर्ड वाले आएगा नॉर्मालिटी, ठीक है। इसको नहीं, इससे पहले और एक पढ़ लेते हैं, इसको थर्ड कर दीजिए, इसको फोर्थ कर दीजिए, स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ। उसके बाद मोलारिटी, नॉर्मालिटी। 5 नंबर पे आएगा मोलालिटी। 6 नंबर पे क्या आएगा? 6 नंबर पे मेरा आएगा फॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। उसके बाद 7 नंबर पे मेरा आएगा, 7 नंबर पे मेरा आएगा पीपीएम, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन भी 3 टाइप का होता है। एक होता है मास बाय मास, दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम, तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, और होता है क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। और 8वां मेरा होता है, और 8वां मेरा होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। ये होता है मेरा परसेंटेज टर्म, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इतना है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, इतना टाइप का है। उसके बाद मैं इरेज करके एक एक करके सब पढ़ाऊंगा, एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा, ठीक। हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म थोड़ा पढ़ा देता हूं, उसके बाद कुछ मोल्स का मैं प्रॉब्लम करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर आया था नीट के एग्जाम में। नीट और पीएमटी जो बोलते थे उससे पहले, उस एग्जाम में आया था, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन में पहला बीट आपको बोला था क्या आता है? पहला बीट आता है हमारा मास परसेंट, और कहते हैं इसको परसेंटेज बाय मास।
और इसको बोलते हैं m/m%, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो मास परसेंट क्या होता है, और परसेंटेज बाय मास इक्वल टू हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आया? ये लिखते हैं हम किसका, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, मतलब सॉल्यूशन मतलब टोटल वाला है, सॉल्यूट मतलब क्या है, उसका जो डिजॉल्व करता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और सॉल्वेंट मतलब जो डिजॉल्व करवाता है। मतलब आप अगर शक्कर लेंगे, मतलब शुगर लेंगे, वाटर में उसको अगर मिक्स करेंगे तो शुगर को हम बोलेंगे सॉल्यूट और वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। मतलब जिसका अमाउंट और जिसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है, जिसका अमाउंट ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम रहता है उसको बोलते हैं क्या, सॉल्यूट, उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज बाय मास, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, इसका डेफिनेशन देखूं तो बोल सकता हूं कि परसेंटेज बाय मास इज क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं क्या, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम, क्या आएंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको लिखते हैं कि क्या, इन ग्राम, क्योंकि इसका यूनिट आता है इधर ग्राम पर ml आएगा, नहीं तो kg पर लीटर आएगा। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरह से। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं कि थर्ड नंबर जो आएगा उसका, जो उसका थर्ड नंबर आएगा क्या था, मास बाय मास हो गया था, मास बाय वॉल्यूम हो गया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और इसको क्या बोलते थे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है, अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मली टोटल से हमारा जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसका फ्रैक्शन निकाल के 100 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ
सॉल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट क्या आएगा, फोर्थ वाला पार्ट हमारा था वॉल्यूम बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंट। तो वॉल्यूम बाय मास परसेंट होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन कि इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन, जब ml होता है तब ग्राम होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये चारों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। तो अभी अगर एक क्वेश्चन दिया है, अभी अगर एक क्वेश्चन दिया है, फाइव ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is mixed with, is mixed with, is mixed with 5 gram of the solute is mixed with 20 gram of solvent, 20 gram of solvent to give solution, to give a solution। ठीक है, then what will be the concentration of solution in terms of percentage by mass। ये लिखा दिया जा सकता है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास, और इसको नहीं भी दिया जा सकता, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन भी मांगा रह सकता है। इधर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यहां तक में रह जाएगा, नहीं तो स्पेसिफिक लिखा भी होगा। अगर जैसे भी रहे इन दोनों में से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन परसेंटेज बाय मास क्या हो रहा था, क्योंकि दोनों ही वेट है, मतलब परसेंटेज बाय मास ही आएगा। ये तो आंख बंद करके आप बोल सकते हो। तो परसेंटेज बाय मास इक्वल क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 20 बाय मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20। तो ये हो गया 20 तो नहीं है 5 है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 है। ये हो गया 5 बाय 25 इंटू 100। तो 25 से 100 को कर दिया, मतलब कितना हो गया 4, 5 4 जा कितना 20। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 20% बाय मास, 20% बाय मास हो जाएगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 20% बाय मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। 20% बाय मास ऑफ क्या, सॉल्यूट, और 20% बाय मास भी हम बोल सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो वैसे ही हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है 5 ग्राम ऑफ 100 ml of solvent to give सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो। ठीक है, इसको इरेज करना। तो ये वाला क्वेश्चन अभी दिया है, ये कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम जंप करेंगे। ठीक है, ऐसे दिया है। तो इधर क्या दिया है, सॉल्यूट दिया है सॉलिड में, और इसको दिया है किसमें, लिक्विड में। हाँ या ना। तो इसमें हमें पता चल जा रहा है कि मास बाय वॉल्यूम ही होगा इसका क्या, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो हम लिख सकते हैं कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अगर ग्राम में होगा तो ये ml में होना कंपलसरी है, ये चीज याद रखना। अगर ये केजी में होगा तो नीचे वाला लीटर में होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आप बोलोगे कि तो ये 100 दिया है सॉल्वेंट का, हम कैसे करेंगे। हाँ या ना। तो कैसे करना देखिए, ये तो सॉलिड है सॉल्यूट। ठीक है, तो वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वही तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो सॉलिड है, ये तो डिजोल्व होगा। मतलब जितना सॉल्वेंट वॉल्यूम था उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा। तो इसको हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से इक्वल हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो जाएगा 5 परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 5 मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अभी और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर दोनों ही हमारा लिक्विड दिया है कि 100 ml of solute mixed with 500 ml of solvent to give a solution, then what will be the concentration of solution। तो यहां पे दोनों ही वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमें निकालना है। हाँ या ना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, दोनों का यूनिट एक होना चाहिए, ml होगा तो इधर भी ml, इधर लीटर होगा तो उधर भी लीटर, सेम होना चाहिए। तो ये हो गया 100 बाय सॉल्यूशन, मतलब क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अभी देखिए, अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा सॉल्यूशन जो है वो इक्वल टू सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ये हो गया 100 बाय
600 इंटू 100 कैंसल आउट हो गया, तो 100/6, 100/6 हो गया हमारा आंसर, 100/6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 100/6 क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो 100/6 परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा हमारा आंसर। लिख लीजिए इसे। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़ना था, मोलारिटी। जो हमें क्या पढ़ना था, मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोलारिटी होता है गिवन मास, इसको लिख सकते W लिखा गिवन मास को, मॉलिक्यूलर मोलर मास, और इसको mm लिख दिया। ठीक है, इसको गिवन मास लिख देते हैं gm, और इसको W/mW भी लिख सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं, सेम मीनिंग है। गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml बोलते हैं, वॉल्यूम इन ml बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। तो उसको अगर लीटर कर दे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला, मोलारिटी का 3 फॉर्मूला हो सकता है। हाँ या ना, हाँ या ना हो सकता है। तो हम मोलारिटी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे क्या, मोलारिटी। समझ में आया, क्योंकि नीचे अगर वॉल्यूम 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, मोलारिटी, मोलारिटी। ठीक है, तो मोलारिटी का ये 3 फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको कुछ कुछ जगह पे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास को ऐसे भी लिख देते हैं, W गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट इंटू 1000 बाय VmL भी लिख देते हैं। क्योंकि हम अर्थ में है तो हमारे लिए मास और वेट को हम एक तरह से इक्वेट कर सकते हैं। मैंने बोला था आपको ग्रेविटी के लिए क्या होता है, वेट डिपेंड होता है, और मास सबके लिए यूनिवर्सल होता है। तो आप जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो मैं वेट लिखूं या मास लिखूं, आप सेम ही समझना, क्योंकि नॉर्मल है वो, बेसिक। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये जो मोलारिटी है, इधर नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व है या नहीं, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व है, तो मैं लिख सकता हूं उधर से कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मोलारिटी से कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000। नंबर ऑफ मोल्स अगर मोलारिटी से मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करके 1000 से उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? तो अगर एक क्वेश्चन दिया है कि 500 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन दिया है, H2SO4 सॉल्यूशन दिया है, और उसका मुझे बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्योंकि एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयोन्स सब कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ या ना? तो और नंबर ऑफ एटॉम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, नाउ सिंपली देखिए, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000। तो मैं लिख सकता हूं मोलारिटी कितना है 0.1, वॉल्यूम इन ml कितना है 500 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये दोनों को कैंसल आउट कर दिया 2, तो ये क्या हो गया 0.01 इंटू 5, तो आंसर हो गया 0.05। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 0.05। समझ में आया कि अगर मोलारिटी गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स? यही मुझे आपको बताना था, इसलिए मैं तब से पढ़ा रहा। तो अभी ये कर देते हैं, उसके बाद आपको मैं परसेंटेज बाय मास वो सबका भी बताऊंगा कि परसेंटेज ऑफ बाय मास से कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, उसका मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, बहुत सिंपल है, लिख लीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं उसका नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चलते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एन से। क्या लिखते हैं उसको, कैपिटल एन। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय V इन ml, और इसको बोल सकते हैं गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाय V इन लीटर। आया ना? तो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को हम लिखते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं। किसको, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ जानिए कि इसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या होगा, n इक्वल टू हो रहा है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना ही नॉर्मलिटी होगा। तो नॉर्मलिटी क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा क्या, नॉर्मलिटी। ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरह से।
नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी देखिए फर्दर क्या होगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या था, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास था और इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय v इन ml बोले थे। तो एक चीज याद रखना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। समझ में आया? इक्वल टू हम लिख सकते हैं W बाय एम डब्ल्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 बाय v इन ml। आप इससे कंफ्यूज मत होना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखा हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गिवन वेट बाय मोलर वेट लिखा हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मोलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर को बोलते हैं क्या हम, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा ये, तो उसको हम उसके बाद लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है, इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 बाय v इन ml। नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 बाय v इन ml। किसका फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी का, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो यहां से हम क्या लिखेंगे उसके बाद फर्दर देखिए, फर्दर हम लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। तो अभी हमें देखना है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है और डिफरेंट स्पेसिस के लिए उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? मैं W बाय एम डब्ल्यू लिखा हूं, मतलब ये गिवन वेट बाय मोलर वेट है। आप इसको गिवन मास बाय मोलर मास भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। लिख दे रहा हूं इधर, W है क्या, गिवन वेट, एम डब्ल्यू है क्या, मोलर वेट, ठीक है। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो अगर नॉर्मलिटी दिया है, अगर नॉर्मलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है और हमें वैलेंसी फैक्टर पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम वही पढ़ेंगे। ये आप लिख लिए होगे, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वैलेंसी फैक्टर के लिए। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, पहले वैलेंसी फैक्टर का हेडिंग दे दीजिए। तो केस वन है, केस वन है इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ एसिड, अगर एसिड है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, अगर एसिड है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, समझ पा रहे हो?
तो इन केस ऑफ एसिड वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H+, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड। आइदर बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब कितना बेस को एसिड क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज करवा पाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या होते हैं, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं और उसको बोलते हैं कि हम क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड जिसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो देखिए अगर HCl है तो वो क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन है। तो HCl में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, HCl में एक ही हाइड्रोजन है जो कि वो बेस को दे सकता है, उसको बोलते हैं क्या, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, तो HCl के केस में एक कॉलम बना दीजिए, इधर स्पीसीज है, इधर एसिड है, इधर है वैलेंसी फैक्टर। HCl के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। वैसे HNO3 के केस में क्या होगा, 1। H2SO4 के केस में क्या होगा, 2, क्योंकि दो रिप्लेसेबल है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस होता है। ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद HClO4 है, मतलब इसका 1 होगा, मतलब जितना H प्लस ये दे पाएगा उतना उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा, क्योंकि उसको ही बेसिसिटी बोलते हैं। क्योंकि इसके पास एक H प्लस है तो ये एक ही OH माइनस के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब एक ही बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके पास एसिटिक एसिड है, उसका क्या होगा, 1, हाँ या ना, क्योंकि CH3CO माइनस और H प्लस देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए H2H2O8 है, इसका भी होता है क्या, 2 होता है, मतलब इसके पास 2H प्लस रहता है। ये क्या होता है, इसके पास 2H प्लस रहता है, ये तो आपको पता है। इसका स्ट्रक्चर सब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे। उसके बाद देखिए और एक है H3PO4, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें होता है 3, क्योंकि ये 3H प्लस देता है। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, उसका कुछ सीरीज है जिसको हम इस साइड में लिख देते हैं, H3PO3 और H3PO2, H3PO3 और H3PO2। तो जब H3PO3 रहता है उसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2 और इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 1। अभी के लिए आप याद रखिए, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आलोक सर पढ़ाएंगे कि इसका क्यों 2 होता है और इसका क्यों 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहता है। वो सब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखिए। उसके बाद आएगा बोरिक एसिड, उसका होगा 1। बोरिक एसिड का क्या होगा, 1। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी के लिए आप इसको अच्छी तरह से देखना कि जहां पे जितना हाइड्रोजन है उतना ही क्या होगा, उसका बेसिसिटी होगा। पर ये 3 आपको याद रखना है, किसका, H3PO3, H3PO2 और H3BO3 का, कि क्योंकि इनका थोड़ा अलग हो रहा है। या बाद में पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि याद रखने के लिए बोल दिया मतलब आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बाद में आप इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, उसके बाद सेकंड केस हम चलते हैं, बेस के केस में क्या होगा।
इन केस ऑफ बेस। तो बेस के केस में क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, एसिडिटी ऑफ बेस। मतलब बेस कितना एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, और बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या, OH माइनस ग्रुप। और क्या बोल सकते हैं, कैटायनिक चार्ज ऑन मेटल, और हम बोल सकते हैं कैटायनिक चार्ज ऑन मेटल। मतलब देखिए एग्जांपल, अगर मेरा AlOH3 है तो ये क्या देगा, Al3++ 3OH माइनस। एसिड में जैसा एक दो जगह पे कंफ्यूजन था कि जितना हाइड्रोजन है उतना वैलेंसी फैक्टर होगा, सिर्फ 3 एसिड को छोड़ के। पर बेस के केस में क्या है, जितना भी बेस है जिसके पास OH है, OH माइनस है, तो जितना OH माइनस रहेगा, जितना नंबर ऑफ OH माइनस रहेगा उतना होगा उसका क्या, वैलेंसी फैक्टर। तो क्या क्या हम देख सकते हैं, 3+3 OH माइनस, तो कैटायनिक चार्ज कितना है, 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH भी कितना है, 3 है। तो इसका एसिडिटी क्या बोलेंगे हम, एसिडिटी भी इसका 3 ही बोलेंगे। मतलब AlOH3 है तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। आइदर कैटायनिक चार्ज देखेंगे मेटल के ऊपर, नहीं तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस देखेंगे, नहीं तो इसका एसिडिटी जो इसके साथ इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए CaOH2 है, कितना OH है, 2 OH है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद KOH है, KOH में कितना OH है, 1 OH है तो 1 लिख देंगे। मतलब जितना OH होगा उतना ही लिख देना वैलेंसी फैक्टर इसका, सिंपली, ठीक है। ये हो गया बेस का, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सॉल्ट होगा तो क्या होगा। उसके बाद चलते हैं सॉल्ट के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ सॉल्ट क्या होगा। तो सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल कैटायनिक चार्ज आइदर और टोटल अनायनिक चार्ज। आइदर टोटल कैटायनिक चार्ज लेंगे, नहीं तो टोटल एनायनिक चार्ज लेंगे। दोनों सेम ही होता है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका कुछ चार्ज नहीं होता। तो अभी एग्जांपल पकड़ लीजिए NaCl। तो NaCl टूटेगा तो क्या देगा, Na+Cl-। क्या देगा, Na+Cl-। तो इसका कैटायनिक चार्ज कितना है, टोटल 1, एनायनिक चार्ज भी 1 है। तो अगर मैं NaCl लिखा, उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अभी अगर मैं और एक दिया CaCl2 सॉल्ट दिया है, तो मेरा CaCl2 टूट के देगा Ca2++2Cl-। हाँ या ना, ये बैलेंस होगा। तो टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है, 2 है, और टोटल एनायनिक चार्ज कितना है, 2 × -1 2 है, ये 1 × 2 2 है। तो टोटल कैटायनिक चार्ज भी 2 है, टोटल एनायनिक चार्ज भी 2 है। दोनों का मॉड लेते हैं, मतलब समझ पा रहे हो, चार्ज कितना है, प्लस माइनस साइन नहीं देखते। और वैलेंसी फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो CaCl2 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। वैसे अगर और एक दिया है Al2SO4 तो उसका क्या होगा, देखिए Al2SO4 ऐसा लिखा है, हाँ या ना। इसका कैसे क्या होगा, ये 2Al3++ 3SO4 2-। तो इसका कितना होगा, 2 × 3 6, इसका होगा 3 × -2 कितना होगा, -6। तो चार्ज क्या है, कैटायनिक चार्ज +6 है, एनायनिक चार्ज है
-6, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। नहीं तो एक इजी मेथड याद रखना, क्या करना है इजी मेथड में, अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट में क्या होगा, एक कैटायनिक पार्ट एक एनायनिक पार्ट होगा, उनका जो कोफिशिएंट होगा, उनका जो क्या होगा, उनका जितना अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। इसमें Na1 है, Cl1 है, तो 1 × 1 1 हो गया। इधर कितना है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इधर Al कितना है, एल्यूमिनियम 2 है, SO4 कितना है, 3 है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली याद रखना, ठीक है। याद आया। अभी देखिए और एक अगर केस है, एक डबल सॉल्ट है, अगर या आपने पढ़ा होगा मोर सॉल्ट, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2, इस टाइप का अगर डबल सॉल्ट है तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना हर वक्त जब डबल सॉल्ट होता है तो पहले ये एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है, ये दोनों सेपरेट सॉल्ट है, ये तो पानी है, इसको छोड़ दो। ये जो दो सॉल्ट है, पहले इस सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना, कितना हो रहा है, K2SO4 लिखा है, मतलब कितना, इसका 2 है, इसका SO4 -2 का क्या है, 1 है, हाँ या ना, क्योंकि SO4 एक ही ग्रुप होता है, SO4 एक ही ग्रुप होता है, इसका 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका हो जाएगा 6। तो हमेशा क्या करना, वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देना, 2 + 6 करके उसको क्या करना है, 8 करना है। मतलब अगर डबल सॉल्ट दिया है तो दो सॉल्ट का सेपरेटली वैलेंसी फैक्टर निकालो और उसके बाद उसको प्लस कर दो, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस साइड में आप लोग लिख लिए होगे। तो और एक एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको, KCl MgCl2 6 वाटर, ये वाला दिया है, उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो पहले हम देख रहे हैं, ये तो वाटर है, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक सॉल्ट है हमारा, ये हमारा दूसरा सॉल्ट है या ना, डबल सॉल्ट है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, पोटासियम का कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है या ना, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। इधर इसका 1 है, इसका 2 है, तो 2 × 1 कितना होगा, 2, 2 × 1 होगा 2। तो वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, मतलब 3 होगा। इन दोनों को हम मिला देंगे, सिंपली दोनों को मिला देंगे तो टोटल वैलेंसी फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया हमारा सॉल्ट के केस में, एसिड और बेस के केस में। वैलेंसी फैक्टर का और एक चीज बच गया है, जो कि अगर हमारा कोई नॉर्मल एटम हो या नॉर्मल मॉलिक्यूल, जैसे क्या है, ऑक्सीजन एटम हो या ऑक्सीजन गैस हो, समझ पा रहे हो, कुछ जनरल किसका, मॉलिक्यूल और एटम का कैसे निकलेगा हम देख लेते हैं वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर इतना पढ़ा दूंगा मैं आपको, और यहाँ पे जितना वैलेंसी फैक्टर पढ़ा है ना, उसको आप यूज करके आप जितना भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा मोल कॉन्सेप्ट का जिसमें वैलेंसी फैक्टर आपको निकालना है, आपका निकल जाएगा सीधा, ठीक है, आपका वैलेंसी फैक्टर आराम से निकल जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में है some common
एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, सम कॉमन एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम में पहले लिखिए ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, फ्लोरीन एटम, और क्या है एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस लिख दीजिए, आयंस लिख दीजिए, ठीक है। फ्लोरीन एटम, हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, आयोडीन एटम, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन हर वक्त आप याद रखना कि ऑक्सीजन का क्या होता था, ऑक्सीजन का हमारा 2- होता था, तो ऑक्सीजन का हर वक्त 2 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता था 3-, ऐसे याद रखना। ऑक्सीजन का क्या होता है O2-, तो उसका 2। नाइट्रोजन का होता है क्या N3-, मतलब इसका कितना होगा 3। क्लोरीन का क्या होता है F-, तो इसका होगा 1। हाइड्रोजन का वैसे ही H-, तो 1। क्लोरीन का 1, इसका भी 1। नहीं तो कैसे याद रखना कि ऑक्टेट सैटिस्फाई करने के लिए एटम को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलते हैं क्या, उसका वैलेंसी फैक्टर। शॉर्टकट ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ये अगर और दो एटम के साथ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ जाएगा तो ये ऑक्टेट सैटिस्फाई कर देगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, इसका होगा 3, इसका 1, इसका भी 1, इसका क्लोरीन का 1, आयोडीन का भी 1। नहीं तो याद रखना क्या क्या चार्ज होता है। O2- जनरल होता है, N3- क्या होता है जनरल चार्ज होता है, F-, H-, Cl-, I- होता है। इसलिए इनका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, ये सब हो गया। तो वैलेंसी फैक्टर याद रखना कभी नेगेटिव नहीं होगा। और वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि हम नोबेल गैस को तो लेते नहीं, नोबेल गैस का 0 होगा, पर नोबेल गैस का तो कहां लेते नहीं। बाकी जनरली वैलेंसी फैक्टर सबका क्या होता है 1 और 1 से ज्यादा ही होगा। नोबेल गैस के केस में, जैसे हीलियम है, आर्गन है, इन सब के केस में वैलेंसी फैक्टर नहीं रहता, क्योंकि वो लोग बॉन्ड नहीं बनाते, वो लोग नया कंपाउंड बनाने का उनका टेंडेंसी नहीं होता, इसलिए उनको इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया एटम का। अभी मॉलिक्यूल का देखते हैं, अभी मॉलिक्यूल का देखते हैं। तो मॉलिक्यूल में आ जाएगा O का O2, N का N2, F का F2, H2, Cl2 और Br2, I2। इधर Br2 भी लिख दो, Br एटम लिख दो, कितना होगा Br- मतलब 1, हाँ या ना। वैलेंसी फैक्टर सिंपली क्या करना है, इसका जितना वैलेंसी फैक्टर है, एटॉम का जितना वैलेंसी फैक्टर है उसका डबल कर देना है। एटॉम का जितना वैलेंसी फैक्टर है सिंपली उसका डबल कर देना है। आपको मैं ये सब शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। इसको तो मैंने बता दिया कैसे याद रखना है। और मॉलिक्यूल का, अगर ऐसे मॉलिक्यूल का पकड़े O2N2, उसको डबल कर देना है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4। तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का तो 6 हो जाना चाहिए, पर 6 नहीं होता है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 6 नहीं हो पाए, कभी 6 नहीं हो पाता। क्योंकि आप इमेजिन करो एक एटॉम है, उसके चारों तरफ 6 मॉलिक्यूल रहेगा, 6 ग्रुप उससे अटैच होकर रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 मॉलिक्यूल अटैच होकर रहेगा, तो क्या होगा उसका, क्या होता है उसके चारों ओर ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा, हाँ या ना। ज्यादा क्या हो जाएगा, क्राउडिंग हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होता है। वो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ोगे। तो N2 का क्या होगा 6 नहीं होगा, क्या रह जाएगा N2 का 3 ही रह जाएगा। N एटम का 3 है, N2 का भी 3 ही रह जाएगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं हो सकता वैलेंसी फैक्टर, 6 नहीं हो सकता वैलेंसी फैक्टर। तो इसका चेंज ही नहीं होगा, तो इसको इंपॉर्टेंट है, राइट टिक मार्क कर दीजिए। नाइट्रोजन एटम का भी 3 होता है, N2 का भी 3 होता है। फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन का 2F2, 2, इसका भी हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, क्योंकि 1 था तो 2 हो गया, ये सबका हो गया क्या 2। उसके बाद देखिए एमोनिया गैस, NH3 गैस का होता है 3, और NH3 अगर एक्वस हो तो उसका होता है 1।
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्यों होता है आप बाद में पढ़ोगे कि NH3 का 3 क्यों होता है गैस का एक्वस का, क्योंकि यहाँ पे एक्वस होता है मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसका वैलेंसी डिक्रीज होता है। मैं इतना ही बता दे रहा हूँ अब के लिए, ज्यादा आपको अगर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो N2 का चेंज नहीं होगा, 3 रहेगा। और इन दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आता है कि NH3 गैस का होगा कितना 3, NH3 एक्वस का होगा 1। तो इजीली याद रखना, नाइट्रोजन का तो 3 होता है, तो NH3 का भी बोल देना कि 3 होगा अगर गैस है, क्योंकि गैस हर जगह घूम सकता है, फ्री होता है गैस। पर अगर एक्वस किया, उसको एक्वस कर दिया मैं, तो उसका फ्रीडम कम हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे तो फ्रीडम कम हो जाएगा, तो ये 1 हो जाता है। आपको ये शॉर्टकट ट्रिक में बताया हूं। एमोनिया गैस का होगा 3, एमोनिया एक्वस का होगा 1 वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इतना ही था वैलेंसी फैक्टर के टर्म में। इतना आप जान गए ना, आपका जो भी आएगा आप सबका वैलेंसी फैक्टर निकाल के सबको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ टेंशन लेने का नहीं है, आराम से देखिए। उसके बाद अगर आयन दिया है तो क्या करेंगे, देखिए। ये तो एटॉम का खत्म हो गया। अगर आयन दिया है तो आयन के केस में क्या होता है, उसका चार्ज ही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, उसका चार्ज ही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। चार्ज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, मतलब I माइनस दिया है, Br माइनस दिया है, ठीक है, F माइनस दिया है, और O2 क्या O2 माइनस दिया है, पकड़ लीजिए। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, तो चार्ज के साथ। वैसे अगर Na प्लस दिया है, Mg2 प्लस दिया है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, चार्ज, इसका भी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू चार्ज। और लिख सकते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो वैलेंसी फैक्टर तो पॉजिटिव आता है। तो चार्ज स्पेसिस और आयंस के लिए क्या होता है, उसका जो चार्ज रहता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद। तो क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्या दिया था, 500 ml of 0.1 n, 500 ml of 0.1 n H3PO4, H3PO4। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता था, याद करो, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000, हाँ या ना। तो लिख देंगे सिंपली, नॉर्मलिटी कितना है 500, ये कितना है 0.1, हाँ या ना। वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है H3PO4 के लिए, पढ़े थे हम 3 होता है, क्योंकि 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, 3H प्लस देगा ये, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 3 × 1000।
तो 500 इंटू 2 होता है 1000, तो ये हो गया कितना, 1/6 इंटू 0.1, हाँ या ना, 1/6 इंटू 0.1। तो 1/6 मतलब कितना होता है, 1/6 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा, कितना होगा, याद नहीं है, क्या करोगे, इसको 10/6 करोगे, 10/6 करके उसको डिवाइड करते रहना, ठीक है, इसको सॉल्व करना खुद। उसके बाद पूछा है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इक्वल टू हो जाएगा 0.1/6 Na, 0.1/6 Na। अभी अगर मुझे नंबर ऑफ एटॉम्स भी पूछ लिया, नंबर ऑफ एटॉम्स भी पूछ लिया, तो मैं कर सकता हूं कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू क्या था, एटोमिसिटी, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 0.1 Na/6, एटोमिसिटी कितना है, मतलब कितना एटॉम है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 8, 8 हो गया, इंटू 8 हो गया क्या, नंबर ऑफ एटॉम्स। अभी अगर मांगा कि नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू आयंस पर यूनिट, इंटू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट। तो नंबर ऑफ आयंस अगर मांगा तो हम लिख सकते हैं कि ये 3H+ देगा और PO4 3- देगा, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ आयंस कितना हो रहा है पर यूनिट के लिए, 4 हो रहा है, तो लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 0.1/6 Na, हाँ या ना, इंटू नंबर ऑफ आयंस कितना है 4। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो कितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में जो मांगा है, नंबर ऑफ एटॉम्स भी मांग सकता है और नंबर ऑफ आयंस भी मांग सकता है, तो हम सब कर सकते हैं, हम सब सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हमें वैलेंसी फैक्टर खुद निकालना है, जिसके लिए मैंने आपको इतना तक पढ़ाया। जैसे आप वैलेंसी फैक्टर खुद ही निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां तक लिख लिया। तो अभी चलिए, हम तो घुस गए थे वैलेंसी फैक्टर के अंदर, इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे जब हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे, वो बाद में है, इक्विवेलेंट मास हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन में मोलारिटी पढ़ लिया, नॉर्मालिटी पढ़ लिया, मोलारिटी और नॉर्मालिटी पढ़ लिया, और मोलारिटी दिया होगा, नॉर्मालिटी दिया होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अभी तक परसेंटेज कॉम्पोजिशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं नहीं पढ़ा है। तो अभी नॉर्मालिटी मोलारिटी पढ़ने के बाद हमारे पास और बचा स्ट्रेंथ, फॉर्मालिटी और एक कौन सा था, मोलालिटी। स्ट्रेंथ एक था, फॉर्मालिटी एक था और एक मोलालिटी था। तो अब हम वो तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पार्ट्स पर मिलियन और लास्ट में पढ़ेंगे हम मोल फ्रैक्शन। इतने में आज हमारा क्लास खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ S इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000/V इंटू ml इन ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, और वेट ऑफ सॉल्यूट आपका जो भी मन हो लिखो, इन ग्राम इंटू 1000/V इंटू ml। मतलब ये होता है, स्ट्रेंथ होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर भी हम लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, स्ट्रेंथ, बोलते हैं क्या, स्ट्रेंथ, ठीक है।
तो इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर और ग्राम लीटर इनवर्स। वैसे मोलारिटी और नॉर्मलिटी में भी लिख लीजिए। मोलारिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर होता था ना, तो ये होगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट अगर चेंज कर दोगे तो मोल लीटर इनवर्स का भी यूनिट चेंज होगा, ठीक है। अगर ml में कर दोगे तो मोल ml इनवर्स हो जाएगा। वैसे नॉर्मलिटी का क्या हो रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ठीक है। मोलारिटी का यूनिट जनरल यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और नॉर्मलिटी का जनरल यूनिट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। तो और स्ट्रेंथ हो गया ये। स्ट्रेंथ के बाद हम आएंगे फॉर्मालिटी। स्ट्रेंथ के बाद हम क्या आएंगे, फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी को एफ लिखते हैं। फॉर्मालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है। मतलब बोलते हैं कि डेफिनेशन है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, फॉर्मालिटी। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, फॉर्मालिटी। तो फॉर्मालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, ऊपर का लिखते रहिए, फॉर्मूला मास इंटू 1000 बाय V इन ml भी लिख सकते हैं, V इन ml भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को इरेज कर रहा हूं, फॉर्मालिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मालिटी को, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास मतलब क्या होगा, गिवन मास, जिसको हम W भी लिख सकते हैं, बाय फॉर्मूला मास, और ये दोनों ग्राम में रहेगा, इनटू दोनों का यूनिट सेम रहेगा 1000 बाय V इन ml। ये होगा फॉर्मालिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये होगा फॉर्मालिटी का फॉर्मूला। तो फॉर्मालिटी को आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मालिटी को आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मालिटी मतलब नॉर्मल फॉर्मूला मास को ही बोलते हैं क्या, फॉर्मालिटी। ये सब किस केस में आता है, जिस केस में आपका हाइड्रस रहता है, एनहाइड्रस रहता है, उस केस में आता है। ये क्या होता है हम बाद में एक बार क्वेश्चन करवा दूंगा, अभी के लिए रहने दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फॉर्मालिटी क्वेश्चन करवा भी सकता हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम चलते हैं मोलालिटी के ऊपर। उसके बाद हम चलेंगे किधर, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी को हम लिखते हैं स्मॉल m। मोलारिटी को क्या लिखते थे, मोलारिटी को कैपिटल M, मोलालिटी को लिखते हैं स्मॉल m। इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन वेट बाय मोलर वेट, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present per kg of solvent, number of moles of solute present in per kg of solvent को हम बोल सकते हैं क्या, मोलालिटी। यह है हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख देंगे इधर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मोलालिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, नोट डाउन तो कर लिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules of calculate number of molecules of 0.1 मोलाल, स्मॉल m मतलब मोलाल, 0.1 मोलाल 0.1 मोलाल HCl in 100 gram of water. Number of molecules of 0.1 molar HCl in 100 gram of water. ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। समझ में आया, लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट डाउन किया। सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलालिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलालिटी क्या होगा, 0.1 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1000, कैंसल आउट हो गया 0.01 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इक्वल टू 0.01 Na, इक्वल टू 0.01 Na। ये होगा मेरा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या रहता है, 3 टाइप का रहता है, तो इसको शॉर्टकट में ही लिख देंगे। 3 टाइप का रहता है। पहला वाला क्या रहता है, मास बाय मास वाला, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम वाला, और एक रहता है क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला। तो मास बाय मास वाला में पार्ट्स ऑफ मिलियन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, और सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये दोनों क्या रहता है, ग्राम ग्राम में रहेगा तो अच्छा है, इसमें ये ग्राम में रहेगा तो ये ml में रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ml में रख सकते हो या दोनों को किस में रख सकते हैं, दोनों को लीटर में भी रख सकते हैं, आपका मन। मैं हर वक्त ग्राम में लेता हूं और इसको ml में लेता हूं। यूनिवर्सली क्या होगा, इसका जो भी यूनिट लो दोनों का सेम लेना है, इसमें भी दोनों का सेम लेना है। और इसमें क्या है, ऊपर का अगर ग्राम लिया तो नीचे का ml लेना है, ऊपर का अगर केजी लिया तो नीचे का ये लेना है, ठीक। सिंपली लिख लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। नोट डाउन कर लीजिए, ये है हमारा पार्ट्स पर मिलियन का। इतना ही लिखिए। ये है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन पार्ट में कितना रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन खत्म हो गया। वैसे एक रहता है पार्ट्स पर बिलियन, इस तरह का ही होता है, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आएंगे हम मोल फ्रैक्शन पे। किस पे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन में क्या रहता है, सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है। अगर हम पकड़ रहे हैं कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स N1 है, N2 है, पकड़ लीजिए, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स N1 है, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम X2 ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम X1 ले लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इधर वैसे लिख सकते हैं सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, ये है सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट के लिए वैसे लिख सकते हैं
number of moles of solvent divided by total number of moles divided by total number of moles। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना तक हम पढ़ लिए। तो इधर से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा इतना कॉन्सेंट्रेशन टर्न। अभी हमें देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना पड़ रहे थे, तो और एक रिलेशन है कि परसेंटेज बाय मास से कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है। परसेंटेज बाय मास से कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है। तो परसेंटेज ऑफ मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कैसे हम करेंगे, देखिए। तो फर्स्ट केस में है, अगर परसेंटेज बाय मास डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, अगर परसेंटेज बाय मास डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, मोलारिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलारिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, उसके बाद वहां से हम क्या करेंगे, मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। हम उसके बाद क्या करेंगे, मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, उसके बाद मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो ये दो स्टेप से हम परसेंटेज बाय मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको बेस करके हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर परसेंटेज बाय मास से कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो पहले हमें मोलारिटी निकालना है, उसके बाद मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन क्या होना चाहिए, डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होना चाहिए। ठीक है, इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये वाला का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 500 ml H2SO4 solution if density of solution is 1.5 gram per cc
and percentage by mass of H2SO4 is 49% and percentage of mass of H2SO4 is 49%। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहला स्टेप है मोलारिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलारिटी m इक्वल टू क्या होगा, क्या था, परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलार मास। एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी है कि मोलारिटी और परसेंटेज बाय मास ऑफ कैसे रिलेशन निकला है। अगर आपको वो डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें डेरिवेशन भी करके दो, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के जितना भी इंटर रिलेशन है सबका डेरिवेशन करके आपको एक वीडियो दे दूंगा। पर आपको ही मांगना है कि सर हमें चाहिए तो ही दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड करूंगा। तो देखिए परसेंटेज बाय मास क्या है, 49% है, इनटू डेंसिटी कितना है 1.5 ग्राम पर सीसी है, इनटू 10 हो गया, बाय मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, मोलर मास कितना होता है कैलकुलेट करो, H2SO4 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का, इसका है कितना 32, हाँ या ना, प्लस 4 इंटू 16, 4 इंटू 16, तो हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, तो क्या हो गया 98 बाय 98। 98 क्या हो रहा है इसका, ग्राम, 98 ग्राम हो रहा है। तो ये भी ग्राम हो रहा है और ये तो ग्राम पर सीसी है डेंसिटी, ठीक है, और परसेंटेज बाय मास का तो यूनिट लेस है, तो ये मोलारिटी में आएगा, ठीक है, सिंपल बात है। तो इधर तक लिख लीजिए, लिख लिया, तो इक्वल टू आएगा 7.5 मोलर, इक्वल टू कितना आएगा मोलारिटी का वैल्यू 7.5 मोलर, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। मोलारिटी कितना है 7.5, वॉल्यूम कितना है 500 बाय 1000, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, तो डिवाइड किया तो कितना हो रहा है 3.75 हो रहा है, 3.75। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 3.75, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 3.75 इंटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा 3.75 इंटू Na, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na होता है, तो 3.75 Na हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्यूशन आप लिखते रहिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। और एक क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है, एंड डेंसिटी दिया है। और एक जगह पे वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दिया है, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो इसका मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, इसमें और फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसमें आपको एक एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग होता है इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है वो मैं करवाऊंगा। तो क्वेश्चन दिया है 500 ml AR contains
500 ml air contains 20% oxygen, 20% oxygen by volume, ठीक है। If density of air is, मतलब ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एयर सॉल्यूशन है पकड़ लीजिए और ऑक्सीजन को सॉल्यूट पकड़ लीजिए, उस तरह का हम पकड़ते हैं। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 ग्राम पर सीसी, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है। और बोला है कि ये STP दिया है, एट STP लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है रे? स्टैंडर्ड एट STP क्या होता है ये लिख लीजिए, बाद में बोलोगे सर ने बताया नहीं। STP मतलब प्रेशर होता है वहां पे 1 atm, टेम्परेचर होता है क्या 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। समझ में आया? टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm और मोलर वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल होता है 22.4 लीटर, ठीक है। ये होता है STP का कंडीशन, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया? तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का अगर हम वॉल्यूम निकाल दिए, क्योंकि STP है, हाँ या ना, तो ऑक्सीजन का अगर वॉल्यूम निकाल दिए तो हम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। अगर हम गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP कर देंगे तो क्या होगा, हमारा मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। हमारा मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम एट STP, उसके बाद मोलर वॉल्यूम एट STP। तो इसके लिए हमें गिवन वॉल्यूम चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे हमें दे दिया है क्या, वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है। तो परसेंटेज वॉल्यूम कितना दिया है, 20। परसेंटेज वॉल्यूम कितना दिया है हमारा, 20, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इक्वल टू कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर दे दिया है 500 ml। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दे दिया है, 500 ml। तो इधर मैं पुट कर दिया, तो इधर देखिए, इधर एक मजा चीज देखिए, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, पर डेंसिटी का कुछ काम ही नहीं आ रहा है, डेंसिटी का कुछ काम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, वो कब काम आएगा डेंसिटी, जब STP दिया नहीं होगा। जब STP दिया नहीं होगा तब कौन काम आएगा, डेंसिटी काम आएगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और एयर का वेट भी दिया होगा उस केस में। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ O2। तो इसको लिख दिया 20/100 इंटू कितना है, 500, कैंसल आउट हो गया। तो 100 ml हो गया O2 का वॉल्यूम, ठीक है। तो 100 ml हो गया मेरा O2 का वॉल्यूम, समझ में आया। उसके बाद मुझे पूछा है क्या,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। गिवन वॉल्यूम है 100, मोलर 100 ml, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी है 22.4 लीटर, मतलब 224 क्या है इंटू 1000 ml होता है। 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml होता है, 00 ml होगा, 22400 ml होगा, डिवाइडेड बाय 22400 डिवाइडेड बाय 22400, इतना होगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स। ये है मेरा आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल है, परसेंटेज वॉल्यूम से क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ O2 निकाला, उसके बाद वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर ये सब दिया है और ये जो वॉल्यूम है उसके जगह पे क्या दिया है, मास एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, किसका, एयर का, एंड डेंसिटी दिया है। तो ये दिया है पकड़ लीजिए 500 ग्राम, ये दे दिया है पकड़ लीजिए 500 ग्राम। और इसको इजी होने के लिए कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये दिया है पकड़ लीजिए 2 ग्राम पर सीसी। इफ डेंसिटी ऑफ एयर दिया है 2 ग्राम पर सीसी, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एसटीपी दिया है, मतलब मोलर वॉल्यूम हमें पता है, हाँ या ना, हमें क्या क्या पता है, मोलर वॉल्यूम पता है, हमें क्या चाहिए, गिवन वॉल्यूम चाहिए, किसका, एयर का, सॉरी ऑक्सीजन का। तो इधर वॉल्यूम परसेंट दिया है, पर यहाँ पे कुछ दिया है क्या, वॉल्यूम परसेंट दे दिया है, पर यहाँ पे तो वॉल्यूम एयर का नहीं दिया है। तो हम वॉल्यूम एयर का कैसे निकालेंगे, डेंसिटी से निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल टू मास ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, हाँ या ना। दैट इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब ये इधर चला गया, मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर होगा। तो मास ऑफ एयर कितना है 500 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 2, तो कट कर दिया, कितना हो गया 250, हाँ या ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया 250 ml, और 250 क्या लिख सकते हैं, सीसी। 250 क्या हो गया, सीसी। समझ में आया। अभी देखिए एक चीज याद रखना, 1 मीटर क्यूब होता है 10³ लीटर। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 10³ लीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 1 सीसी भी बोलते हैं, वो 1 ml के साथ सेम होता है। समझ में आया। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके साथ सेम होता है, 1 ml के साथ सेम होता है, 1 ml के साथ सेम होता है। ठीक है, तो हम इसको 250 ml भी इसीलिए लिख सकते हैं।
ये क्यों होता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यूनिट कन्वर्सन पढ़ा दूंगा कि प्रेशर का क्या क्या यूनिट रहता है, वॉल्यूम का क्या क्या यूनिट रहता है, टेम्परेचर का क्या क्या यूनिट रहता है, कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस सब के बारे में आपको और अच्छे तरह से पढ़ा दूंगा। पर आप याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये हो गया 250 ml, समझ में आया, क्योंकि दोनों सेम है, सीसी जो है ml भी वो है। तो इधर सिंपल फॉर्मूला यूज किया है। अभी देखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, एयर इंटू 100। तो दैट इंप्लाइज क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय क्या था, 100। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है 20, वॉल्यूम ऑफ एयर है 250 बाय 100। तो ये कितना हो गया, 5000 हो गया, हाँ या ना, ये 5000 हो गया ना, 25 दूनी क्या हो गया 50, तो 500 5000 बाय 100 इक्वल टू हो गया 50। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ O2 हो गया कितना, 50 ml, वॉल्यूम ऑफ O2 क्या हो गया 50 ml हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ही मैंने यूज किया। पहले निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ एयर, उधर से मैं इसको यूज करके क्या निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद देखिए मुझे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, आया ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 50 डिवाइडेड बाय 22400, 22400। ठीक है, ये हो गया 5/2240। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है खुद इसको डिवाइड करके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, वो तो आपसे हो जाएगा। तो ऐसे निकलता है हमारा आंसर। तो दो टाइप का क्वेश्चन कर दिया, एक में वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी दिया है, दूसरे में मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी दिया है। तो दो टाइप का क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया है मैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, यस या नो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, उसके बाद परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देना है, उधर से वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का क्लास में हम इतना में ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो आपके लिए पढ़ाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतने में आज का क्लास रखते हैं। अगले क्लास में क्या करेंगे, नीट में जो क्वेश्चन आया है इसको बेस करके अभी तक जहां तक पढ़े हैं उसके बेसिस में जो क्वेश्चन आया है हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और नया टॉपिक मतलब जो मिली इक्विवेलेंट वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए, और सीरियसली प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतना मतलब वीडियो ला रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो आज का क्लास इतना ही। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।